हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अब टॉपिक पर मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे और मैथमेटिकल अप्रोच क्या है ये भी समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं बेटा, इनको आप सीरियल वाइज देखिएगा। अगर आप जंप करके देखेंगे तो पूरा फैक्ट्स, पूरे कॉन्सेप्ट्स नहीं पकड़ पाएंगे। और सीरियल वाइज अगर देखते हैं तो यू विल बी द मास्टर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। कोई सवाल आपका गलत नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग बन जाएंगे। क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें कई लेक्चर के दौरान जो कंफ्यूजन्स आपको आते हैं या आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करता रहता हूं। तो सीक्वेंस बना के रखिए और मजा लीजिए पढ़ाई का। खैर, बात शुरू करते हैं कि हमें मीन चाहिए रैंडम वेरिएबल का। मीन की चर्चा अपने सामने क्लास 9-10 से ही शुरू हो जाती है। मीन क्या होता है? वैसे तो सेंट्रल टेंडेंसी की बात की जाए तो मीन मोड मीडियन कहा जाता है, लेकिन सिलेबस के अनुसार हम लोग केवल मीन पढ़ेंगे। मीन एक ऐसा नंबर है जो पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट कर देता है। मतलब अगर हमें किसी, जैसे आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, कोई बाहर से एक बंदा आता है और ऐसे सेक्शंस आपके एक क्लास में 100 हैं और बहुत सारे क्लासेस होंगे स्कूल में, मतलब क्लासरूम्स बात करें तो 20, 25, 30, 35 कुछ भी हो सकते हैं। उस सिचुएशन में अगर कोई बंदा बाहर से आता है ये देखने की स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो सारे बच्चों से नहीं मिल सकता कि 100 बच्चे आपके क्लास के मिले, दूसरे क्लास के 100 मिले, तीसरे के 100 मिले। नहीं, वो क्या करता है, कुछ 100 बच्चों में से जो एक बच्चा है उससे मिल लेता है, जो कि टीचर पहले से ऑफर करता है कि भाई ये जो एक बच्चा इससे मिल लीजिए, दूसरे क्लास के एक बच्चे से इससे मिल लीजिए। ऐसे ही 8, 10, 15 बच्चों से मिलकर अपना डिसीजन ले लेता है वो कि हाँ भाई पढ़ाई अच्छी चल रही कि नहीं चल रही। तो वो जो एक बच्चा है वो किस बेस, क्लास का जो एक बच्चा खड़ा किया जाएगा मिलने के लिए, वो किस बेसिस पे खड़ा किया जाएगा, उसके अंदर पूरे क्लास के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसको वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसका। ये मीन का मतलब है, थोड़ा सा बता रहा हूं जैसे फील कर पाए। तो हमें जो मीन, ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स 3 तरह के होते हैं बेसिकली। मीन, मोड, मीडियन, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था, जो डाटा को या सैंपल साइज को, उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीन, मोड, मीडियन चूज किए जाते हैं। उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस तरफ जाऊंगा तो स्टैटिस्टिक्स की चर्चा होने लगेगी। तो मैं मीन की बात करता हूं कि मीन वो एक नंबर हो जाता है जो एसोसिएटेड होता है सैंपल साइज से, जो आपको बताता है कि इस पूरे सैंपल का क्या प्रॉपर्टी है। तो वो एक नंबर होता है, तो जिससे हम पता कर सकें। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो सिंगल नंबर क्या है जिससे हम रैंडम वेरिएबल की चर्चा कर पाएंगे। अब यहां पर मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल का मतलब हो जाता है, जैसा आप समझते भी हैं, कि एवरेज वैल्यू ऑफ मीन, है ना, और एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो मीन निकाल ही रहे हैं, तो मीन का मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, या मोर लेस मिडिल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब इसको कैसे करते हैं, क्या डेफिनेशन, ये मैंने समझाया आपको कि ये आप पकड़ पाए कि हम क्यों कर रहे हैं। हमको रैंडम वेरिएबल आता है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, लेकिन उसका मीन पता करना इसलिए चाहते हैं कि एक नंबर से मीन जब निकालेंगे तो एक डिजिट निकलेगी, एक नंबर निकलेगा। उस नंबर से वो जितने रैंडम वेरिएबल हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। जैसे एक आसान भाषा में आपके क्लास का मॉनिटर कह लीजिए, उसके पास वो प्रॉपर्टीज समझ ली जाए कि अगर सारी बच्चों की प्रॉपर्टीज हैं जिसको वो रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ऐसा समझा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप फील पकड़ पाए, कम से कम मुद्दा पकड़ पाए कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए मीन के रूप में जो रैंडम वेरिएबल के, जिसका मीन निकाल रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव हो। तो वो यहां पर कैसे डिफाइन किया जाता है, उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूं या समझाता हूं आपको। ये क्या है डेफिनेशन मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल की। तो अगर हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है, लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल, x एक हमारा रैंडम वेरिएबल है जिसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं, हुज पॉसिबल वैल्यूज आर x1, x2, और ऐसे करते करते आप xn तक ले जा सकते हैं। और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है, अकर विथ प्रोबेबिलिटीज P
P1, P2, Pn respectively, P1, P2 एंड Pn रेस्पेक्टिवली, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि पूरी अच्छी मैथमेटिक्स समझ में आए। तो देखिए मीन किसे बोलेंगे हम लोग, देन द मीन ऑफ एक्स, देन द मीन ऑफ एक्स। एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल, ब्रैकेट में लिख देता हूं, जो टॉपिक है वही है ये, रैंडम वेरिएबल। तो ये जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं द मीन ऑफ एक्स डिनोटेड बाई म्यू, डिनोटेड बाई म्यू। ये जो म्यू है इसी को आप लोग पहले एक्स बार लिखा करते थे, याद करो क्लास 9 10th में मीन को। तो यहां एक्स बार नहीं लिखेंगे, इसको इन्होंने म्यू से बता दिया है। तो ये मैं एक्स बार हटा रहा हूं, इसलिए लिखा था कि आप पकड़ सके, क्योंकि अगर लिखा रहेगा तो कोई बच्चा सोचेगा एक्स बार ही लिख दो तो ठीक है, वैसे गलत तब भी नहीं होगा, अंडरस्टूड तो रहता ही रहता है। खैर, तो म्यू इज द वैल्यू, इज द नंबर। अब वो नंबर क्या है, समेशन या सिग्मा जो भी आप बोलते हैं, सिग्मा, बड़ा सिग्मा एक्स आई पी आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये जो नंबर है उसे ही बोलेंगे दैट इज द मीन ऑफ, that is the mean of x, that is the mean of x is the weighted average, is the weighted average, weighted average of all the possible values, of all the possible values of x। और एक और लाइन लिख देते हैं जिससे पूरा फंडा क्लियर हो जाए, एंड ईच वैल्यू इज वेटेड बाई, ईच वैल्यू बीइंग वेटेड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी, बाई इट्स प्रोबेबिलिटी। ये इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझा मैं और गहराई से देता हूं, या इसके आगे लिख दीजिए विथ विच अकर्स, मतलब जिन प्रोबेबिलिटी के साथ ये आ रहा है। देखिए ये जो समेशन एक्स आई पी है, इसका मतलब क्या, ये पूरी डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन को क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि बच्चा पूरी तरह पकड़ सके कि मीन निकालने का मतलब क्या है। देखिए मीन निकालने को हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले म्यू से, कलर बदलता हूं जिससे आपको हाईलाइट कर सकूं, म्यू से रिप्रेजेंट करना। और रैंडम वेरिएबल का आप मीन निकाल रहे हैं, वो निकालने का मतलब है कि xi को pi से मल्टीप्लाई करो, x1 p1 प्लस x2 p2 एंड सो ऑन करते हुए उसको जोड़ दो। इसी को इस भाषा में लिखा है कि जो xi होता है वो वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज का मतलब होता है जैसे आप केमिस्ट्री में निकालते थे मेरे ख्याल से एटॉमिक वेट वगैरह, है ना। तो वेटेड एवरेज किससे वेटेड है, प्रोबेबिलिटी से। तो अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ मारना है। इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो मैं इसको सरका रहा हूं ऊपर और मैं और बातें लिखता हूं। इसी को मीन को हम लोग ये भी कहते हैं द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल जिसे आप एक्स कह रहे हैं, इज ऑल्सो called expectation of x, expectation of x denoted by ex। तो इसको भी पकड़ के रखिए, क्या मतलब, क्या तात्पर्य हो गया। देखिए इसका तात्पर्य ये हो गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या मीन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका मतलब है समेशन एक्स आई पी आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 एंड सो ऑन, कहां तक, xn pn तक। ये फॉर्मूले के तौर पे सवाल निकालने के लिए अगर बात करूं तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन जाननी जरूरी होती है जिससे हम
कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ पाएं कि इस चिड़िया का नाम क्या है। इसीलिए मैंने शुरू के 2 मिनट आपको इंट्रोडक्शन दिया, 2-3 मिनट कि मीन का मतलब क्या, क्योंकि कई बच्चे समझते नहीं है मीन का मतलब, सीधे फॉर्मूला याद करके सवाल लगाने रहते हैं, तो वो फिर वो जो मुद्दा है पढ़ाई का, वो मुद्दा डिफीट हो जाता है। मेरे ख्याल से आप बात समझ पाए होंगे। तो ये कहानी है, ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसी का भी मीन निकालने के लिए। मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल किसका है? मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा xi pi x1 p1 प्लस x2 p2 एंड सो ऑन करेंगे तो मीन निकल आएगा। अब इसी का एक एग्जांपल ये मैं ऊपर से दिखा देता हूं। अगर आप कॉपी करने, वैसे किताब में लिखा हुआ है, अगर कॉपी करना चाहें बेटा तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, इससे आप कॉपी कर लीजिए, आराम से कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं थोड़ा उसको ऊपर ले जाता हूं और यहां भी इसको आप कॉपी कर सकते हैं आराम से। अब चलेंगे इसके, देखिए एग्जाम्पल पर, एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमें क्लैरिटी बन पाए। ये देखिए किताब का ही एक एग्जाम्पल नंबर 27 है। अब इसको मैं करके दिखाता हूं, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल निकाल के, जो इसमें बोला गया है, और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। थोड़ा सा सवाल लंबा होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना पड़ेगा हमें। इसमें लिखा है लेट ए पेयर ऑफ डाइस, एक पासे हैं, उनका जोड़ा पेयर है, 2 पासे हैं, थ्रोन एंड रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर्स ऑन द 2 डाइस। यानी जो रैंडम वेरिएबल है क्या है? वो सम ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन 2 डाइस है। तो इसको x को आप चाहें तो आप लिख दें कि x क्या है? सम ऑफ नंबर्स दैट appear ऑन दी 2 डाइस, जिससे बात और क्लैरिटी की तरफ चली जाए। ठीक है साहब। फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन, यानी मीन या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, जो आप समझ पाए मीन निकालना है। अब इसका जो सैंपल स्पेस होता है वो देखो बेटा ऐसे लिखा करते थे, मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, जैसे 1-1 से शुरू किया, फिर 1-2 लिखा, फिर ऐसे करते करते 1 से 6 तक गए, फिर लिखते थे ऐसे 2 से लिखा, 1 लिखा, फिर 2-2 लिखा, और लास्ट में 2,6 तक गए। ऐसे ही करते करते आप कहां तक जाते हैं? 6-1 से शुरू होते हैं, 2 पासे हैं ना, 6-2, और ऐसे करते करते 6,6 तक जाते हैं। शॉर्ट में लिखना हो इसके सैंपल साइज को तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है, ऑर्डर्ड पेयर, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं xi, yi, और वहां पर xi को रिप्रेजेंट कर दीजिए 1, 2 से लेकर 6 तक, और इसी तरह yi को रिप्रेजेंट कर दो 1, 2 से लेकर 6 तक। यही तो है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है। तो इसको समझो, यह किताब में ऐसी भाषा यूज की गई है तो हम समझ जाएंगे। ले देखिए, अब दूसरी बात आती है कि जो रैंडम वेरिएबल x है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, जो कि एक रैंडम वेरिएबल है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में बार बार ये वर्ड चला जाए। तो 2 पासे जब फेंकोगे बेटा तो कम से कम 1 और 1 तो आएगा ही दोनों पर, यानी कम से कम दोनों का सम 2 आएगा। 0 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, क्योंकि पासों में 0 होता नहीं और कोई नंबर होता नहीं। तो सबसे जो पहली वैल्यू है, मैं किसी और कलर से लिखना चाहूंगा, वो क्या क्या हो सकती है? 2 आ सकती है पासे के ऊपर, 1 और 1। इसी तरीके से देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और मैक्सिमम 12। 12 से ऊपर की वैल्यू नहीं आ पाएगी। जैसा आप जानते हैं कि एक पासे में 6 आ गया, दूसरे पासे में भी 6 आ गया, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज। अब हमको इन वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए प्रोबेबिलिटीज पिक्चर में लेनी पड़ेंगी। जैसे क्या कहने का तात्पर्य है, मतलब है कि अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी, देखिए P ये 2 के लिए जब x बराबर 2 था, इसके लिए प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले पासे में 1 आए, दूसरे पासे में 1 आए, यही एक केस हो सकता है। टोटल केस थे 36। आप जानते हैं 2 पासों को फेंकते हैं तो टोटल 36 आउटकम्स हैं ये। तो 1/36 इसका देखिए ये आंसर हो जाएगा। एक फेवरेबल है और टोटल 36 केस है, हो गई प्रोबेबिलिटी। अब x बराबर 3 आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी क्या है? ये दूसरा नंबर देखिए 3 है,
2 के लिए निकाला, 3 के लिए, ऐसे सबके लिए निकालेंगे। 3 के लिए क्या क्या केस बन सकता है? तो केस बन सकता है 1,2 या 2,1। ये 2 केस पॉसिबल हैं। 2/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बात समझ में आ रही होगी। अब हम चले आते हैं x बराबर 4 पर, चौथे पर। अब चौथे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आप p लिख देना चाहिए था, रह गया, p लिख दो। 4 आना है तो पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, फिर पहले पे 2 आए, दूसरे पे 2 आए, फिर तीसरे पे पहले पे 3 आए, फिर 1 आए। तो आप देख पा रहे होंगे देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा? 3/36। उम्मीद है मेरे ख्याल से पकड़ पाए होंगे। अब चौथे के लिए मैं 4 हो गया था, 5 के लिए नीचे लिखता हूं, शायद वहां आ ना पाए। ठीक है, x बराबर 5 की बात करता हूं। तो 5 आने के लिए पहले पे 1, फिर 4 आ गया सपोज करिए, फिर 2 आया तो 3 आ गया, 3 आया तो 2 आ गया, फिर 4 आया तो 1 आ गया। ये देखिए 4 पॉसिबल केसेस यहां पर बन रहे हैं। तो ये 4/36 इसकी वैल्यू हो गई। 4 5 तक हो गया, 6 7 8 शुरू रहो, तो अब पहुंच गए हम लोग आगे। यहां तक चलते हैं, निकालना तो पड़ेगा ही। फिर जल्दी से निकाल लेते हैं x बराबर 6 के लिए बेटा। तो यहां देखिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। 1 से शुरू करो 5, 2 से गए तो 6 लाना है, फिर 3, 1 बढ़ाते रहो, 1 घटाते रहो। यहाँ पे 3 हुआ, लाना था अपने को 6, तो ये 3 3, फिर 4 2, और फिर 5 1, इसके बाद 6 और 0 तो हो नहीं सकता। तो ये पॉसिबिलिटी देखिए कितनी है, 2 2 4 5 केसेस, 5/36। ये प्रोबेबिलिटी फटाफट निकालते जाइए, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। 7 की बात करिए, प्रोबेबिलिटी पकड़ी। अब 6 के लिए मान लीजिए पहले पे एक नंबर आता है 1, 7 पे चल रहे हैं, तो 7 पे अगर नंबर आता है तो पहले पे मान लीजिए 1 आता है, तो दूसरे पे 6 आना होगा। इस पे अगर 2 नंबर आ जाए तो 5 चाहिए, 3 आ जाए तो 4 चाहिए, 4 आ जाए तो 3 चाहिए, 5 आ जाए 7 चाहिए तो उस पर 2 चाहिए, और फिर 6 आ जाए तो उस पर 1 चाहिए। खेल खत्म। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 इसकी कहानी। कुछ भी नहीं, देखिए कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं, इसमें कोई परेशानी थोड़ी होती है। 8, अब इसमें 8 चाहिए, तो 8 के लिए अगर पहला हम 1 रख देंगे तो दूसरा मैक्सिमम 6 ही रख सकते हैं, तो 8 आ ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें 2 से शुरू करना पड़ेगा, 2 और 6। फिर आ गए हम लोग 3 और 5, फिर आ गए 4 और 4, फिर आ गए 5,3, 1 बढ़ा रहे घटा रहे, फिर यहाँ पे 6 कर दो, ये 2 कर दो। इससे ज़्यादा ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। 1 2 3 4 5, कितना सरल, सो इजी, कितना आसान है ये सब। देखिए बिल्कुल एकदम आपको मज़ा आ जाएगा, एकदम लगेगा खेल खेल रहे हैं। ये सब तो हमें बच्चों का खेल है, तो सवाल थोड़ी है ये। 9 की बात की जाए तो 9 में जब कहानी शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू होगी? 3 से, क्योंकि दूसरे में 6 से ऊपर आ नहीं सकता, तभी तो 9 बनेगा। फिर 4 और 1 घटा दो, 5, फिर यहाँ 5 और फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 6 और यहाँ 3। देखा आपने, ये केवल 4 केसेस बन रहे हैं। तो 4/36 इसकी कहानी आ गई। और ऊपर चलो, बिल्कुल प्यार से, कोई टेंशन नहीं। x बराबर 10। अब 10 में दूसरे में 6 से ऊपर आ नहीं सकता, तो 4 से केस स्टार्ट हो जाएगा। 4,6, 5,5 और 6,4। देखिए 3 फेवरेबल केसेस आए। 3/36 कितना, मतलब इससे सरल क्या होगा बताइए? इससे सरल कुछ होगा क्या? ऐसे तो आप क्लास 6th में कर लें, तो इसको देखिए कितना आसानी से हुआ जा रहा है। अब ये 11 है, तो 11 की शुरुआत के लिए अगले में 6 आ सकता है, तो 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 5,6 और 6,5, बस इसके बराबर कुछ बनेगा तो ये हो जाएगा 2/36। सो सिंपल। फिर x बराबर 12, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए होता है। अभी तो आप जानती हो 2 6 ही 6 चाहिए, वरना 12 आएगा नहीं। ये हो गया 1/36। तो ये आपने क्या किया बेसिकली, ये सारी की प्रोबेबिलिटीज निकाल दी। अब इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे आप। तो यहां लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर या ऑफ x, जो भी लिखना हो। x का मतलब कैपिटल डालिए, रैंडम वेरिएबल चल रहा है। कैपिटल X रैंडम वेरिएबल होता है, स्मॉल x शो करते हैं उनका पॉसिबल वैल्यूज को। मैं काले से बाउंड्री बनाता हूं, टेबल बना रहा हूं।
ये बनाया टेबल साहब, और कई सारी वैल्यूज लिखेंगे हम लोग इसमें अभी। यहाँ पर मैं चलिए पहले इसकी टेबल बना लेते हैं ऐसे। ये यहाँ पर xi हो जाएगा नंबर, और फिर ऐसे ही कितने नंबर चाहिए होंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2, चलिए यही डाल देते हैं। ये रहा xi की वैल्यू, xi समझ पा रहे होंगे, ये कैपिटल X की लिख देते हैं यहाँ। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल X बराबर xi जो लेगा वो ये वैल्यू लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, 6 लेगा, 7 लेगा, 8 लेगा, 9, 10 जगह कम पड़ती दिख रही है, 11 और 12, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। खैर इस वाले नंबर को, इस लाइन को थोड़ा सा हटा तो चलो भाई कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी लाइन को एडजस्ट करेंगे। इस नंबर को थोड़ा पास पास लिख लेना चाहिए, नहीं अच्छे से नहीं दिखेगा। खैर मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पर। ये रहा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिससे आपको दिख पाए जब हम लोग दोनों लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि क्लैरिटी एकदम हो जाए, तो क्यों ना किसी चीज़ को छोड़ा जाए बेटा। ये xi अब कलर में बदल लेता हूँ जिससे आप अलग से देख सकें। ये बात कर रहे हैं हम लोग px की, तो x की जो वैल्यू होगी उसके लिए, या इसको हम pi भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई 2 के लिए हमारी कितनी वैल्यू, इसको लाल ना करके मैं काले से ही खींच देता हूँ पहले, जैसे कि टेबल अच्छे से दिखे और फिगर अलग से नज़र आने लगे आपको। तो ये मैं कुछ ऐसा खींच दे रहा हूँ, तो इससे उम्मीद है कि हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। रही रेड कलर की बात, तो प्रोबेबिलिटी जब 2 थी, x बराबर 2, तो कितनी थी, 1/36। इसी तरह जब 3 थी जो निकाली है, देखिए यहां पर दिखा देता हूं जैसे फील कर पाओ। x बराबर 3 की बात करो, यहां से लिख रहे हैं, ये ना सोचो कहां से आ रही है। तो x बराबर 2 थी तो 1/36 थी, x बराबर 3 थी तो 2/36 थी। तो ये वैल्यू मैं 2/36 वहां पुट कर दूंगा, जो ये वैल्यू आपने निकाली है। तो ये हो गई साहब कितनी, 2/36। इसी तरीके से 3/36, इसकी थी 4/36, और फिर आप देखेंगे तो 5/36, फिर 7 के केस में था 6/36, फिर 8 के केस में था 5/36, फिर 4/36, 10 के केस में था 3/36, 11 के केस में 2/36, और लास्ट वाले में 1/36 जो ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है, ये बनाना पड़ेगा, देखिए लास्ट वाले केसेस में वो लिखा हुआ है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या मीन की बात की जाए, अब यहां पर हमको मीन निकालना है, जिसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलते हैं। यही हमसे सवाल में पूछा था। इसका मतलब होता है समेशन ऑफ या सिग्मा ऑफ xi pi, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, या आप x1 p1 प्लस x2 p2, और इस तरीके से आप xn pn तक चले जाएं। अब यहां पर आप देख रहे हैं 2 से लेकर 12 तक जाने की बातचीत चल रही है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। xi मतलब ये, तो 2 × 1/36, 2 ये है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है, तो xi pi में 2 × दिस 1। अगले में लिख दो इसी तरीके से, मैं कलर इसका चेंज कर दूं, उसके बाद सेम लिख दूंगा 3 × बिल्कुल आराम से बढ़िया समझो, 3 × एक बार समझ लो, एक सवाल ही 10 सवाल के बराबर हो जाएगा। फिर अगले में 4 × 3/36, फिर 5 × 4/36, फिर 6 × 5/36, फिर 7 × 6/36, फिर 8 लिख लो, 8 × 5/36, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे हम लोग। अब 8 के बाद यहां पे लिख रहा हूं उसी की सीक्वेंस में, प्लस 9 × 4/36, 4/36, 9 के बाद 10 आ जाओ तो 10 × 3/36, प्लस 11 × 2/36, प्लस 12 × 1/36।
ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, या इसे ही बोलोगे मीन। ये सारी वैल्यू लिख ली। अब इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो कैलकुलेट आप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7। मैं कैलकुलेशन में वक्त ज़ाया भी नहीं कर रहा हूं। सारी एलसीएम 36 दिया है, मल्टीप्लाई करके जोड़ डालें, 2, 6, 12 ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी और यही आपका आंसर है। तो अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है और ये पूछ लेता है तो जितना मैंने किया तो मैं समझाता जा रहा था, आपको समझाना तो नहीं है, लेकिन करना ये पूरा पड़ेगा। तो मैं ऊपर से एक बार दिखा दूं, यही मीन का मतलब है। इस मेरी जो कॉन्सेप्चुअल मैंने बातें आपसे की, प्लस ये जो सवाल करके दिखा, अगर ये आपको आ गया है समझ में, तो मीन में इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। मोर देन इनफ है ये, जितना किताब में है उससे ज्यादा ही हमने गहराई दे दी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग वेरिएंस की बात करेंगे। तो ये मैं इसको ले आता हूं, यहां पर ये देखिए क्वेश्चन, ये यहां आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ये नोट कर लें बेटा, यहां से पॉज करके नोट कर डालिए, फिर आगे की बात करते हैं बेटा। ये देखिए यहां रोक लेते हैं, ये किस तरह से निकाली थी वैल्यू। वीडियो पॉज करें और नोट कर लें और फिर आगे लेके चलते हैं बेटा। यहां मेरे ख्याल से ये टेबल्स दिख रही होगी, इसको भी ऐसे पॉज करें और नोट कर लें और फिर इसको आगे लेके चलते हैं। ये कैलकुलेशन थी, इसमें तो आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। इस तरह से सवाल देखिए ये हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आसान होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग वेरिएंस की तरफ। आइए तो बच्चों बात करते हैं आप वेरिएंस की, या जो टॉपिक लिखा है वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले बताऊंगा कि वेरिएंस का मीनिंग क्या है, फिर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेके बिल्कुल जैसे समझाया मैं प्यार से आपको समझा दूंगा। जब हम किसी का मीन निकालते हैं तो वो रैंडम वेरिएबल का वेरिएबिलिटी शो नहीं करता। वेरिएबिलिटी, अब ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ये पकड़ थोड़ी पाएंगे डायरेक्ट आप। मेरे कहने का मतलब सरल भाषा में, सपोज करिए कि मैं 0 और 50 और 100 का मीन निकालना चाहता हूं। 100 की जगह मैं यहां लिख देता हूं, सपोज करिए, चलिए ऐसा ही निकाल देता हूं। अगर आपने ये इसका मीन 3 डाटा है, रैंडम वेरिएबल की 3 वैल्यूज हैं, इसका मीन निकालोगे तो कैसे, एक रफ आइडिया दे रहा हूं। मैं रैंडम वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन घुसेड़ना पड़ जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि मान लीजिए 3 नंबर्स हैं, उसका आप मीन निकाल रहे हो। तो मीन निकालने का प्रोसेस नॉर्मली क्या था कि तीनों डाटा को जोड़ दो और जितनी ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगेन 50 आ गया ना। अब दूसरे में देखिए क्या है, दूसरे में अगर मैं एक नंबर लेता हूं 50 और यहां मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं, सपोज करिए मैं ले लेता हूं 200, बात समझ में आ रही होगी, और यहां नंबर मैं ले लूं -100। अब इसका मीन निकालूं तो इसका भी मीन जब आप निकालोगे तो आप क्या देखोगे कि इसकी वैल्यू भी 200 में 100 गया, 150 50 आ गया है। यानी इन दोनों का मीन अगर मैं बात करूं सरल भाषा की, वो 50 ही है। लेकिन ये इसका मीन वैल्यू है, ये इसका मीन है, लेकिन डाटा में इसमें देखिए बिखराव ज्यादा है। इसकी अपर लिमिट 200 तक गई है, ये तो सरल करने के लिए 3 ही ऑब्जर्वेशन लिए, और लोअर लिमिट -100 गई है। तो मीन से डाटा ज्यादा स्कैटर्ड है, दूर दूर है, छितरा हुआ है, वेरिएबिलिटी ज्यादा है। इसमें इसकी रिस्पेक्ट में इसमें कम है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू 100 है और मिनिमम 0, इसी के बीच में 3 डाटा है वो लिखे हुए हैं। तो ये जो बिखराव है मीन के अगेंस्ट की, कितना डाटा दूर दूर है, कितना छितरा है, छितरा इज द लोकल लैंग्वेज ऑफ लखनऊ, आप समझ पा रहे, स्कैटर्ड है, वेरिएबिलिटी कितनी है, इसका पता हम लोग मीन से नहीं लगा पाते। कोई मीन अगर 50 बता देगा तो यू नेवर नो कि डाटा कितना ज्यादा बिखराव लिया हुआ है। बिखराव, छितराव, स्कैटर्ड वेरिएबिलिटी फील होना चाहिए अपनी भाषा में। इसको जानने के लिए हमको वेरिएंस और उससे एक कदम आगे और स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए होता है, जो क्लास 11 में आपने पढ़ा था, वहां ये फंडा पढ़ा होगा। मैंने इसलिए बताया कि कई बच्चे अब क्लास में है, टीचर्स ने नहीं बात की ऐसी, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिला, सवाल लगा लिए लेकिन पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं तो मजा आने लगता है कि अरे यार कितनी मजेदार चीज है ये। खैर
अब ये बात आप समझ चुके हैं। अब मैं सीधे आपको जंप, आप समझ गए कि केवल अगर मीन मिला है तो वेरिएबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल हम नहीं पता कर सकते, तो हमको एक नंबर और चाहिए जिसे हम वेरिएंस बोलेंगे, और फाइन ट्यून करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन पता करेंगे। तो इसी को बोलते हैं वेरिएंस, और उसी वेरिएंस की चर्चा कर रहे हैं हम, जो एनसीईआरटी में डाटा दिया है फिर से उसकी, जैसे आपको ये ना लगे कि एनसीईआरटी में जो दिया था वो भी समझ जाते तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए फटाफट दो एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं बेटा। पहला एग्जाम्पल है, ब्लैक कलर से टेबल बनाते हैं जहां पर इन्होंने एक खुद ही टेबल दे रखी है। ये रहा साहब एक्स रैंडम वेरिएबल, और ये रहा इनका पी एक्स, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हैं 1 2 3 4। ये साहब टेबल बनाई 1/8, चलो उसी से लिख दिया, कोई बात नहीं, 2/8, 3/8, और फिर रहा ये 2/8। एक हमारे पास डाटा ये गिवन है, केस नंबर 1। अब रेड ले लेते हैं पूरा। अब ले लेते हैं केस नंबर 2। अब यहां पर भी हम ऐसे ही कुछ डाटा को लेते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया वही ले रहे हैं, चिंता ना कीजिए, आपकी किताब में है, लेकिन जरूर ध्यान दीजिए यहां, क्योंकि आप तभी बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि किताब की भाषा समझ लेते तो फिर टीचर की आवश्यकता क्यों पड़ती। 4 5 और ये रहा साहब 6, तो ये 1/8, ये रही वैल्यू 2/8, 3/8, 1/8 और 1/8। ये जो फिगर निकाली गई हैं, अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालूं, जिसे आप मीन बोलते हैं रैंडम वेरिएबल का, जो सीखा था, तो आप क्या करेंगे, 1 × 1/8 करेंगे, ये फिर 2 × 2/8 करेंगे, ऐसे ही नंबर लिखेंगे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, 1 × 1/8, 2 × 2/8, ऐसे करके चारों नंबर लिखेंगे और मीन निकालेंगे तो 2.75 आ जाएगा। इसी तरह इसका EX निकालोगे म्यू, तो क्या लिखोगे, -1 × 1/8, -1 × 1/8 प्लस 0 × 2/8, और बाकी इसका भी मीन निकालोगे तो 2.75 मिल गया। बात पकड़, जो संदेश आपको देना चाह रहे हैं वो पकड़िएगा। ठीक, आप कंप्यूट करके देखेंगे, दोनों का मीन एक जैसा ही आया है। रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अगर हम इन दोनों को प्लॉट कर दें ग्राफ पर, थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे आपको और फील आए। ये हमने पकड़ा, और मेरे ख्याल से कलर क्या चूज अभी बनाएंगे तो दिखेगा, ब्लैक है, चलो पहला ब्लैक ही बना लेते हैं। पहले वाले डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब ये 1 थी वैल्यू देखिए, फिर वैल्यू थी 2 3 4, ये देखा आपने, और फिर प्रोबेबिलिटी जो थी 1/8 जैसे जैसे थी, तो यहां 1/8 दिखा सकते हैं, यहां कहीं आप 2/8 दिखा सकते हैं, फिर ये 3/8 दिखा सकते हैं, सो ऑन। तो 1 पे थी 1/8, आपने खटाक से ये फिगर ऐसे यहां पर सपोज करिए खींच मारी, फिर 2 पे पकड़ा तो 2 पे थी 2/8, तो ये यहां पर आपने ऐसे चलो, ये 2/8, 3 पे गए तो 3/8, फिर चौथे पे आए तो 2/8 यहां है। ये देखिए, ये ग्राफ आपने बना दिया सैंपल पहले वाले डाटा का। इसी तरह दूसरे वाले को और बना देते हैं, इसका कलर देते हैं बदल, जिससे कि हम लोग बात को अच्छे से, अब यहाँ निगेटिव भी है तो थोड़ा ऐसे बना लेंगे जिससे निगेटिव को भी रिप्रेजेंट कर सके। ये -1 है, तो ये -1 है। ये जो वैल्यू थी बेटा, ये क्या थी, दीज आर दी PX, और ये X की वैल्यू थी। यहाँ पर ये Y कहा है तो ये Y की वैल्यू हो जाएंगी, ये PY हो जाएगा। रफ फिगर के लिए आप समझ पा रहे होंगे, Y है ये -1, और यहाँ पे ही अगर बनाने की कोशिश करें तो कहीं पर 1/8 लिखा है ना, तो यहाँ कहीं 1/8 का निशान लगा लीजिए। कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, इसलिए मैं समय इस पे दे रहा हूँ। अब दूसरे में 0 यहाँ पर था, ये 2/8 इसका डबल होगा, तो कुछ ऐसे बनाना पड़ जाएगा। भाई ये तो 0 है ना, फिर 3/8, फिर 0 के बाद 4 पे आ गया, तो 1 छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो और 4 पे पहुंचे। 4 पे 3/8, ये 2/8 था, 3/8 सपोज करिए यहां पर है, तो ऐसे बना दिया बार। ये क्या है, नंबर 4, फिर नंबर 5 और फिर नंबर 6। इस पे 1/8, तो 1/8 ये हिस्सा था, तो इसको पकड़िए, ये हो गया 1/8 और ये 1/8। आपको क्यों बना रहे हैं ये देखिए इसमें।
अब देखिए इन दो डाटा की बेसिस पे, अब ग्राफ से आपको एकदम दिख रहा है, इसका भी मीन था 2.71, यानी μ1 या म्यू की वैल्यू थी 2.75, इसका भी म्यू2 लिख देता हूं, लेकिन है 2.75। दोनों का मीन सेम है, लेकिन बिखराव डाटा का अलग अलग है। देखिए रैंडम वेरिएबल आपको दिख रहा है किस तरीके से बिखरा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे दिख रहा है, और यहां जो वैल्यू दिख रही है बिल्कुल बिखरी हुई दिख रही है। इस बिखराव को कैसे नापें, इस बिखराव को कैसे जानें, क्योंकि ये बिखराव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये मैं बोलूंगा तो कॉन्सेप्ट लेवल पे चला जाऊंगा, मैंने 11th के लेक्चर्स में सब बोला हुआ है, क्योंकि ये बिखराव बहुत जानना जरूरी होता है। मैं 10 सेकंड ले ही लेता हूं फटाफट बताने के लिए, इसे फील कर पाए। मान लीजिए आपको क्रिकेट टीम चुननी है और दो प्लेयर आपके सामने हैं, ए और बी। एक प्लेयर ऐसा जो चौवा छक्का खूब मारता है, चल जाए तो, और सहवाग टाइप का, चल जाए तो सेंचुरी, ना चले तो जीरो, ऐसा समझ लीजिए। दूसरा एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, समझ लीजिए विराट कोहली, जो 40-50 रन बनाता है। दो प्लेयर में एक ही प्लेयर आपको चूज करना है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि सारी हमारी टीम दुरुस्त है, लेकिन ऐसा बंदा चाहिए जो कम से कम 30-40 रन बना दे, तो हम लोग विनर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, समझिए एक अंदाजे के तौर पे। तो उस समय आपको विराट कोहली की जो इनिंग्स हैं और साथ में सहवाग की इनिंग्स का वेरिएंस निकालना होगा, अगर स्टैट्स की बात करें, और जिसकी वेरिएबिलिटी कम होगी, जिसका बिखराव कम होगा, उसको लेना होगा, क्योंकि वो 30-40 बनाने की संभावना ज्यादा रखता है। तो सहवाग में भले मीन सेम हो दोनों का, कि सहवाग चला तो सेंचुरी, नहीं चला तो जीरो, और विराट कोहली सेंचुरी नहीं मार पा रहे हैं सपोज, लेकिन 30-40-50 हमेशा बनाते हैं, तो विराट कोहली को चुन लोगे, क्योंकि उनका बिखराव कम है। ये नहीं पता है कि जीरो भी मार देंगे, सेंचुरी भी मार देंगे, 30-40 बना के दे देंगे। तो इसलिए ये जानना जरूरी रहता है कि वेरिएंस क्या है, ये इसका निचोड़ है। ये पता होगा तो आप पढ़ने के बाद उसको अप्लाई कर पाओगे, वरना रटंत विद्या रहेगी, मजा थोड़ी आता है फिर क्यों पढ़ रहे हो आप, है मतलब मेरा जो सोचना है, सवाल तो लगा नहीं है, समझे ना। तो डेली लाइफ में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, अगर आप समझ पाए कि ये टूल क्या करता है आपके लिए। मेरे ख्याल से मैंने जल्दी से बता दिया, आपको पकड़ पाए होंगे बात। चलिए, तो दिस इज दी, ये मैंने क्यों बताया कि आपके दिमाग में वेरिएंस की इंपॉर्टेंस आ जाए, वरना आप सोचेंगे अरे यार ये फालतू में निकलवाते हैं सवाल, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस जबरदस्त है, जो मैंने आपको थोड़ा समझाया। अब चलते हैं, थोड़ी बात आगे ले जाते हैं, आइए। तो आप ये जान चुके हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी वेरिएंस कैसे निकालते हैं। समझ गए कि वेरिएंस की इंपॉर्टेंस। अब हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन या किसको बोलेंगे वेरिएंस। ठीक है, तो डेफिनेशन किसकी, वेरिएंस की। अब किसे बोलना ये मैं लिख देता हूं, जो किताब में ही है, और आपको मैं प्यार से समझा भी दूंगा। लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, बी ए रैंडम, भाई इसी की तो चर्चा कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल। और आगे बात की जाए तो लिख सकते हैं हुज पॉसिबल वैल्यूज भी लिख दीजिए, हुज पॉसिबल वैल्यूज आर, पॉसिबल वैल्यूज आर x1 x2 और इस तरह से xn तक जा रही है, और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी मालूम है। अगर ये तो सिंपल लाइन होती है, अगर प्रोबेबिलिटीज px1 बहुत ही आसान, मजेदार, खाने में स्वादिष्ट आप प्यार करिए तो मजा आ जाएगा, इतना सरल कॉन्सेप्ट हैं और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये रहा pxn रेस्पेक्टिवली। तो ये तो कहानी बड़ी सिंपल सी थी, सब में लिखनी पड़ जा रही है। और म्यू इसका मीन है, लेट म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बी द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन ऑफ, मैं बार बार रैंडम वेरिएबल शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि किताब में अक्सर एक्स की जगह ये नहीं लिखते, सोचते हैं आपको आ गया है, लेकिन जैसा मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बहुत कम लोग पकड़ते हैं। द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स, इसका क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं हम लोग, मैं कलर बदल लेना चाहूंगा, डिनोटेड बाई, ये सब जानते हैं, 11th में पढ़ा है आपने, डिनोटेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स और सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ये स्मॉल सिग्मा है, बड़ा सिग्मा ऐसे बनाते हो, कई बच्चों को नहीं मालूम है, ये स्मॉल सिग्मा, ये बड़ा सिग्मा, जैसे स्मॉल ए और कैपिटल ए
है ना, पकड़ लिए होगे अब तो ये कैपिटल सिग्मा और ये स्मॉल सिग्मा, दोनों सिग्मा, छोटा ए बड़ा ए। खैर निपटाओ इसको। ये सब क्यूरियोसिटी मेरे मन में भी रहती थी जब पढ़ता था, और बताने वाले कम थे, तो इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको छोटी छोटी बातें बताऊं जिससे आप इंजॉयमेंट ले पाएं। डिफाइंड एज, फिर से कलर बदलने का मौका, क्योंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो ये लिखोगे सिग्मा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या लिखोगे, समेशन सिग्मा, मतलब अच्छा सा लिखना चाह रहा हूं, ये समेशन लिखिए एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर एंड पी आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ये फॉर्मूला आपका काम करेगा, और इसको एक दूसरे वर्जन में भी लिखा जाता, थोड़ा छोटा करूं नहीं तो स्क्रीन पे नहीं आएगा, तो मैं इसको ऐसे लेता हूं, और इसी को इन अदर फॉर्म आप आसानी में छोटे में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स का स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। क्योंकि जब आप यहां पर देखिए ई एक्स लिखते थे तो क्या लिखते थे इसको, समेशन एक्स आई पी आई, और जब आप ये ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर लिख देंगे तो एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी आई लिख देंगे। भाई इसकी जगह आपने ये लिख दिया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी आई। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए और पड़ेगा। अब इसी में स्टैंडर्ड डिवीजन की भी बात करते हैं हम लोग। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें जो अपने क्लास 11th में भी सीखा था, जिसमें हम केवल सिग्मा एक्स की बात करते हैं जो नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें, स्टैंडर्ड डिवीजन जिसे आप सिग्मा एक्स से बोलोगे, इस सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर, या फिर बात की जाए अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, या अंडर रूट ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और लिखने का मनो ऊपर वाली फिगर, तो अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू पी आई की वैल्यू 1 से n तक है ही, थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए पूरी कहानी, ये फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होने के लिए तैयार। ये स्टैंडर्ड डिवीजन किसका है, रैंडम वेरिएबल एक्स का, ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। ये फॉर्मूले आप को ध्यान रखने होंगे। एक और इसका फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला हो गया वेरिएंस का, और ये स्टैंडर्ड डिवीजन का हो गया बेटा। स्टैंडर्ड डिवीजन, ये कहानी क्या थी, वेरिएंस की। मैं एक बार दिखा देता हूं, आप नोट कर लीजिए और फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये साहब, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, ये नोट कर लो। जरूरी है मेरे हिसाब से नोट्स आपका बनाना, आपको एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा, ऐसा क्लियर हो जाएगा जो इससे ज्यादा बताने को है ही नहीं। इसमें कुछ एक एक चीज क्लियर हो जाएगी एकदम धांसू तरीके से। तो ये रही बात स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड ये वेरिएंस का फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसका एक फॉर्मूला और आता है बेटा, उसका हम लोग करेंगे प्रूफ। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं और यहां से इसी वेरिएंस को कैसे लिखते हैं वो मैं करके आपको दिखाता हूं। तो बच्चों, वेरिएंस का एक और फॉर्मूला होता है जो आसान कर देता है। उसका क्या फॉर्मूला है वो पहले मैं लिख रहा हूं, जिसे आप लिखते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां से आया, और मैं इसमें जो एक्सपेक्टेशन लिखा गया है इसका मतलब क्या है, वेयर ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ये मतलब है समेशन एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ये इसका मतलब है, ये आई लिखा हुआ है तो आप समझ रहे ही होंगे। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम लोग करेंगे प्रूफ आपकी भाषा में, आपको जो समझ में आए। तो ये रहा फॉर्मूला और प्रूविंग इसकी कर रहे हैं। इसे कोई भी चीज हमारे दिमाग से या कहां से आती है ना रह जाए। थोड़ा नीचे कर लूं, मेरे ख्याल से कट तो नहीं रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक, कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बराबर करने के लिए लिख दिया गया है। खैर,
अब बात शुरू करते हैं इसकी प्रूविंग। तो हमें मालूम था कि वेरिएंस ऑफ एक्स की जो चर्चा भी हमने फॉर्मूला निकाला था वो था समेशन या सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। हर जगह ये समेशन जहां लिखा हुआ है बेटा, मैं पहली बार आई की वैल्यू 1 से n तक लिख रहा हूं। आगे आने वाले प्रूफ में ये नहीं लिखूंगा। अंडरस्टूड है, आप समझ लेना जहां लिख, क्योंकि बार बार लिखने में ये झाम लगता है। किताबों में भी ऐसा ही चलता है, कई किताबों में लिखते भी, कई किताबों में नहीं भी लिखते हैं। ये मान लेते हैं कि आप अंडरस्टूड कर रहे हैं। तो समेशन सिग्मा इस वाले को a माइनस बी के स्क्वायर से खोल दिया, तो एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2xi म्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये रहा साहब, बहुत ही सरल है, सब अलजेब्रा है ये, उसमें है क्या। अब देखिए फिर समेशन लिखा, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई मार दो, तो एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस 2xi म्यू इंटू पी एक्स आई। बस अब इसके बाद ये पूरे का हमें सिग्मा लेना है, तो एक एक करके सिग्मा लोगे तो प्लस 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 अलग करके लिख लेते हैं। तो पहले वाले को लिख दोगे सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर पी एक्स आई, दूसरे में सिग्मा म्यू स्क्वायर पी एक्स आई। कलर थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए था मुझे, जिससे आपका दिमाग अलग समझ के इस पर ध्यान दे। तो खैर चलिए अगले स्टेप में चेंज करेंगे, 2xi म्यू पी एक्स आई। बहुत ही आसान। अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट भी करूंगा, लिखने में आसानी लगेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। ब्लैक ले लेते हैं। चलो अब यहां पर देखिए साहब, ये लिखा है एक्स आई पी एक्स आई, तो इसको तो अभी लिखे देते नहीं छोड़ते हैं, अभी देखेंगे हम लोग। एक्स आई पी एक्स आई, ठीक। यहां पर देखिए म्यू स्क्वायर, तो म्यू तो मीन है, वो तो फिक्स्ड गिनती निकलती है, उसमें कुछ चेंज नहीं होना। तो म्यू स्क्वायर कूद के से सिग्मा से आ जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट का सिग्मा क्या करोगे, वो तो जो लिखा है वो लिखा है। साथ में आ गए यहां पे कोई चीज देखिए कांस्टेंट है क्या, 2 म्यू, ये ध्यान से देखो, तो 2 म्यू आ गया बाहर कांस्टेंट, और एक्स आई पी आई हो गया। ये मेरे ख्याल से वैल्यू लिख दी गई है। अब आप कुछ बातें और आपको बता देता हूं, कलर चेंज करके लेता हूं, ये थोड़ा सा वायलेट है, भगवान जाने क्या है। अब समेशन ऑफ पी, अब यहां पर हम जानते हैं, यही लिख देता हूं, सिंस समेशन ऑफ पी एक्स आई, सारी प्रोबेबिलिटी रिस्टू में जब प्रोबेबिलिटीज को जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 1, ये हमको पता है। साथ में समेशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई क्या होता है, यही तो हमारा मीन होता है, जिसे आप म्यू लिखते हैं। ये दो चीजें हमको पता है, दोनों की वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू देखिए यहां पड़ जाएगी और इस वाले की वैल्यू यहां पड़ जाएगी। बात पकड़ में आई होगी। चलिए वापस हम रेड कलर पे आते हैं, जो भी कलर आप बोलें। अब यहां पर मैं लिखना चाहूंगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर पी एक्स आई, बहुत ही सरल, म्यू स्क्वायर पी एक्स आई का मतलब है 1, देखिए यहां से इंटू 1, बहुत ही सिंपल, 2 म्यू, और इस समेशन एक्स आई पी एक्स आई का वैल्यू है म्यू, तो ये फिर से आ गया यहां पर म्यू। आप मेरे ख्याल से इसको समझ बिल्कुल आसानी से पा रहे होंगे। आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा ऊपर लेके जा रहे हैं। अब यहां पर लिख लीजिए समेशन एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर। अब ये दोनों का एडजस्ट होके बन गया म्यू स्क्वायर माइनस का पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर, और ये क्या था, वेरिएंस ऑफ एक्स चला आ रहा है हमारा ऊपर से, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब ये जो वैल्यू जो म्यू हो, म्यू को तो आप जानते ही क्या लिखते हैं, म्यू आप लिखते हैं समेशन एक्स आई पी आई, यही तो म्यू होता है। तो म्यू की जगह वो वैल्यू पूरी रख देते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू हो गई समेशन एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस म्यू की जगह समेशन एक्स आई पी आई का पूरे का स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला आपके हाथ में बना हुआ है, तो इस फॉर्मूले को यहां भी लिखा जा सकता है, ये फॉर्मूला बन चुका है, और इसको सरल तरीके से लिखा जावे इसलिए हम लोग एक्सपेक्टेशन में वैल्यू लिख लेते हैं। कलर हम ले लेते हैं ब्लैक। अब देखिए इसी को क्या लिख सकते हो, दिस इज वेरिएंस एक्स, और इसको क्या लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखोगे तो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई हो जाएगा, और माइनस ये मीन है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये एक दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा मतलब है तो वही, लिखने का तरीका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में
वर्जन में लिखा गया है। बस अब ये आप जान ही रहे हैं, ये जो बार बार लिखते हैं कि वेयर मैं लिख दूं क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो कहीं गफलत वाली सिचुएशन ना खड़ी हो जाए। जहां 2 बार प्रैक्टिस करेंगे खुद ही समझ जाएंगे कि कहानी कितनी मधुर है। ठीक है साहब, I/1 और ये फॉर्मूला आ चुका है आपके सामने। बस यही तो सीखना था, पूरे इसके परखच्चे उड़ा दिए आपने, एक एक लाइन समझ चुके हैं आप। नोट कर लीजिए, सवाल लगाने की बारी आ गई है। यही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सरल। और मैं शुरू में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी कि लॉजिक इसके पीछे क्या रहता है। चलिए तो स्क्रीनशॉट, मतलब मैं इसको दिखाता हूं, इसको पॉज करें और वो आप नोट करना चाहिए। दूसरा फॉर्मूले का डेरिवेशन था, इसको भी पकड़िए, एक एक चीज क्लियर, एक एक चीज क्लियर नोट कर लें। मेरे ख्याल से पॉज करके नोट कर लिया होगा। आगे ले चलते हैं बेटा, यहां तक ये दूसरा नोट कर लीजिए। फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, 4, 5, 6 लाइन का फॉर्मूला रहता है, हो गया प्रूफ। अब इसके एग्जांपल्स को लगाते हैं। देखिए कैलकुलेशन ही रहती है उसमें और कुछ नहीं। चलिए चलते हैं एग्जांपल नंबर 28 पर। आइए तो चलिए बच्चों लगाते हैं एग्जांपल नंबर 28। देखिए कितना इजी है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद एकदम लगता है कि सब बच्चों का खेल है। बिल्कुल आप देखिए, आपको भी ऐसे ही लगेगा। तो एग्जांपल 28 लिखा, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। एक पासे को डाइस है सिंगुलर, और डाइस इसी का जब होता है तो प्लूरल होता है, बहुवचन एक वचन, ये सिंगुलर इंग्लिश वाला वर्ड। तो अनबायस्ड मतलब बिल्कुल एक पासा लिए हुए हो, एक पासे लूडे वाले पासे को ढरका दिए थ्रो कर दिए, फेंक दिए, है ना भाई। तो उसके बाद क्या सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6, यही तो आ सकता है। तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या आ जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। अब इसका रैंडम वेरिएबल, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। तो x लिख दो, लेट x इज ए रैंडम वेरिएबल हो गया। और इसको क्या बोल दोगे, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द थ्रो, नंबर ऑब्टेन्ड। बाकी लिख देना जो भी लिखा, ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ ए डाइस वगैरह लिख देते हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख दीजिएगा, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रो ऑफ ए डाइस, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x। भाई जो थ्रो की हो नंबर क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी x हमारी जब 1 हो तो आप जान ही रहे 1/6 आ जाएगी, सबकी 1/6 हो जाएगी। या प्रोबेबिलिटी 2 रहे, या 3 रहे, या 4 रहे, 5 रहे, या फिर 6 रहे, ये सारे की जो प्रोबेबिलिटीज है कितनी आएंगी, 1/6। क्योंकि भाई 1 का तो एक फेवरेबल, टोटल 6, 2 आने की 2 फेवरेबल, 1 हो गई 6 आने का एक फेवरेबल, टोटल 6, तो 1/6 हो गई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिए। तो अब ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं और यहां ब्लैक कलर यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। अब ये x आप खींच दीजिए, 6 हैं मेरे ख्याल से, इतने में आ जाने चाहिए। ये रहा सा p, ये px, 1 2 3 4 5 6, और सबकी वैल्यू 1/6 आ रही थी, हमने अभी देख ही लिया था। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों हम लोगों ने बना दिया। अब हमें मीन लेना है, क्योंकि जब वेरिएंस निकालने की चर्चा करते हैं तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमको मालूम ही है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएंस x को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी मीन का होल स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज मीन। तो हमको मीन तो निकालना ही होगा, है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालने गए, जिसे आप म्यू बोलेंगे, रिक्वायरमेंट है इसलिए निकालने, वरना नहीं निकालते। EX निकालने मीन के लिए, तो EX का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi pi। ये 1 to n आप लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पे मतलब हुआ 1 × 1/6 प्लस 2 × 1/6
इसी तरीके से 3 इंटू 1/6, 4 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6, 6 इंटू 1/6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/6। ध्यान रखिएगा कि जो ये मीन आता है इसमें ऐसा नहीं होता कि एक से बढ़ाना है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये मीन है। तो ये 21/6 देखिए एक से बड़ी क्वांटिटी है, तो मीन एक से बड़ी हो सकती, कोई नंबर आएगा, उसकी चिंता ना कीजिए क्या नंबर आ रहा है। मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होंगे। तो 21/6 क्या हो गया, म्यू या मीन। अब दूसरी क्वांटिटी हमको क्या चाहिए, EX², तभी तो वेरिएंस निकाल पाओगे। अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं और अगली वैल्यू हम लोग निकालने चलें। कलर थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, तो मैं निकाल रहा हूँ EX²। इसका मतलब क्या था हमारे लिए, XI² इंटू PI, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे तो XI मतलब 1² इंटू 1/6। इसमें चले तो 2² इंटू 1/6। तीसरे में आए तो 3² इंटू 1/6। चौथे में आए तो 4² 1/6। पांचवें में 5² 1/6। छठे में 6² 1/6। इसको जोड़ा घटाया तो वैल्यू आ जाएगी 91/6। ये इसकी वैल्यू आ गई। वेरिएंस आपके हाथ में आ चुका है, घर ले जाने की बारी। तो मैं ये थोड़ा सा कलर अलग लेता हूं और वेरिएंस ऑफ x जिसे आप लिख रहे थे EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। EX² वैल्यू आपने निकाली है 91/6, EX² 21/6 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हो गई 91/6। 21/6 का स्क्वायर करेंगे 441/36। सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी 35/12 और यही आपका आंसर है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, मैं ऊपर ले आता हूं जिससे साफ दिखे। ये 35/12 35/12 आपका आंसर आ चुका है। क्या कर रहा हूं, तो ये आपका आंसर है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट या इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसको पॉज कर दिया मैंने, ये पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। देखिए बड़े आराम से सवाल हो जाएगा, कोई भी परेशानी इसमें नहीं होती। बस आप वीडियो को सीक्वेंस में देखिएगा, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये पक्का वादा है। मास्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी आप ही बनने वाले हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आइए। तो बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 की। देखिए इसमें खास बात क्या है, इन्होंने इसमें बोला है, ध्यान से देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो बात है ना बेटा, ये बात काफी फोकस चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट कार्ड को निकालें या एक साथ निकालें ताश की गड्डी से, ये सिचुएशन सेम क्यों है, बाकी सवाल बराबर है। तो मैं वीडियो को यहां पे रोक रहा हूं, इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस टॉपिक के साथ कई चीज समझानी जरूरी है जिससे आपके बोर्ड्स के फंडे क्लियर हो जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी फंडे क्लियर हो जाएं और आप प्रोबेबिलिटी के मास्टर बन जाएं। तो ये वीडियो यहीं तक। इस सवाल को लेते हुए ये जो पॉइंट है इसको विस्तार से जबरदस्त एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आऊंगा अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये वीडियो काफी फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।